CBSE प्रेजेंट्स डिजिटल बाल मेला 25 दिसंबर को अवार्ड किसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। नमस्कार, जवाब तो देना पड़ेगा में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा बाफिला। कोरोना इस महामारी ने समाज के लगभग हर वर्ग को तोड़ कर रख दिया है, चाहे वो धन से हो या तन से हो या फिर मन से हो। शायद ही कोई ऐसा वर्ग या तबका होगा जिस पर कोरोना महामारी का असर नहीं पड़ा है, लेकिन एक तबका ऐसा है जिस पर पहले भी जुल्म होता आया था और अब कोरोना महामारी पर यह जुल्म और भी बढ़ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बचपन की। फैक्ट्री हो या कोई ढाबा या कोई दुकान, इन मासूम फूलों को आप और हम मुरझाते हुए देख रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक ये मासूम फूल मजबूर रहेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना ने बच्चों के ऊपर भी एक बड़ा कुठाराघात किया है, जिस पर देश भर के साथ साथ राजस्थान को भी अब सोचने की जरूरत पड़ने वाली है। बाल श्रमिकों के मामले में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान आता है। लॉकडाउन के बाद राजस्थान में अन्य राज्यों से लौटकर आए कई परिवारों के सामने संकट बढ़ता ही जा रहा है, तो बाल श्रमिकों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण राजस्थान हो या फिर राजस्थान के दूर दराज के हिस्से, अक्सर बाल श्रमिकों को छुड़ाए जाने की खबर सुनने को मिलती है। राजधानी जयपुर हो या फिर अन्य कोई इलाका, सबसे बड़ी चुनौती है कि बढ़ते हुए बाल श्रमिक सभ्य समाज को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। हालांकि सर्वाधिक बाल श्रमिक बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के हैं, जिन्हें कारखानों में काम करने के लिए राजस्थान, ओडिशा, बंगाल या उत्तर पूर्व के राज्यों में भेजा जाता है। लेकिन चिंता इस बात की भी है कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। राजस्थान में बाल श्रमिक, आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 15 लाख बाल श्रमिक, 3 लाख बाल श्रमिकों से दिन भर करवाई जा रही मजदूरी। छोटे कारखाने, पत्थरों की घिसाई का काम करवाया जा रहा है। पत्थरों की खदान, कालीन उद्योग, ढाबों, होटल्स में भी बढ़ी संख्या। चूड़ी बनाने के कारखानों से अक्सर मिल रहे बाल मजदूर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जालोर जैसे जिलों की रिपोर्ट चौंकाने वाली। सर्वे के मुताबिक भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता, इनमें से आधे का तस्करी के लिए किया जा रहा अपहरण। कोरोना लॉकडाउन का असर, कोरोना लॉकडाउन के बाद वापस लौटे परिवारों में बढ़ा आंकड़ा। राजस्थान में अन्य राज्यों से लौटकर आए कई परिवार, इन परिवारों के सामने बढ़ता जा रहा है रोजी रोटी का संकट। इसी संकट के चलते बाल श्रमिकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लॉकडाउन के कारण जो प्रवासी लोग हैं बड़े बड़े शहरों से, वो लोग वापस अपने गांव पर लौटे हैं और जब वो गांव में लौटे तो उन्होंने देखा कि वहां पर गांव में उनके लिए कुछ नहीं है। बहुत सारी जगह पे ऐसा भी देखने को मिला है कि गांव में उनको बाहर रख दिया गया, क्वारंटाइन कर दिया गया और उनकी जो आजीविका है उसको लेकर एक बहुत बड़ी समस्या गाँव के अंदर भी है। और हम लोगों ने पाया है कि जब ऐसी विकट परिस्थिति आ रही है तो परिवार के लोग मजबूरी से बच्चों को भी काम में लगाने में मजबूर हुए हैं, क्योंकि ये परिवार की आजीविका का प्रश्न है। और इसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में हमने अपने इलाके में देखा है कि बच्चे चाइल्ड लेबर के अंदर इन्वॉल्व हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, आसपास के छोटे मोटे कारखानों में मजदूरी करने जा रहे हैं। चिंता इस बात की है कि ये बच्चे स्वास्थ्य के नजरिए से अपना बचपन खो चुके होते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि सभी के प्रयासों से ही समाज के एक मकबूल तबके के खिलते बचपन को बरकरार रखा जा सकता है। हमारी सरकार से लगातार इसको लेकर मांग है और जहां हम भी ये काम कर रहे हैं वहां हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों को दोबारा मुख्यधारा से जोड़ा जाए। सबसे बड़ा जो प्रश्न है और जो संकट है कि इन बच्चों का कहीं भी किन्हीं भी सरकारी स्तर पर गांव के रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं है, कोई पंजीयन नहीं है, जिस वजह से बहुत सारी सरकारी योजनाओं से ये लोग छूटे हुए हैं। तो हमारा बार बार ये आग्रह है कि इन लोगों का एक पंजीकरण पंचायत लेवल पर किया जाए और इन बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र की सेवाओं से, जहां पर स्कूलों में जहां काम चल रहा है उन सेवाओं से इन लोगों को जोड़ा जाए और सरकार की जो विभिन्न सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं उनसे इनको साथ में जोड़ा जाए। राजस्थान में भी एनजीओ और सरकार को अपने स्तर पर इन आंकड़ों पर काम करना होगा, ताकि पता लगाया जा सके कि कोरोना काल में बाल श्रमिकों की संख्या में कुल कितना इजाफा हुआ है, क्योंकि समाज में बाल श्रमिकों की बढ़ती संख्या समाज के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट।
तो बाल मजदूरी किसी अभिशाप से कम नहीं है। इसी को लेकर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊं। शैलेंद्र पंड्या जी है, सदस्य हैं बाल संरक्षण आयोग के। सर, आपका बहुत स्वागत है। एसपी सिंह है, पूर्व सदस्य हैं बाल संरक्षण आयोग के। विजय गोयल जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और तीनों से ही चर्चा हम करेंगे कि आखिर बाल श्रमिकों को किस तरीके से जो संख्या बढ़ रही है उस पर रोक लगाई जा सके, या फिर एक तरफ कोरोना काल है, दूसरी तरफ बचपन है, बच्चे हैं, उनको कैसे बचाया जाए, इसको लेकर चर्चा। सबसे पहले शैलेंद्र पंड्या जी, मैं आप ही का रुख कर रही हूँ। सर, बाल संरक्षण आयोग के मेंबर आप हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है कि आखिर जो संख्या भी बढ़ रही है या फिर जो इजाफा हो रहा है बाल श्रमिकों में, उसके पीछे की असल वजह आपको क्या लगती है? देखिए, पहली बात तो आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने संवाद का आयोजन किया। और दूसरी देखिए बात यह है कि जहाँ लॉकडाउन में सभी वर्ग इससे प्रभावित हुए हैं, ऐसा कोई वर्ग या कोई रोजगार नहीं है जिससे अछूता रहा हो, वहीं पर निश्चित रूप से बाल श्रमिकों की जो संख्या है वो बड़ी मात्रा में भी अपने घरों को लौटे हैं। ये सारे बच्चे जब वापस अपने काम को लौट रहे थे, उस दौरान सही राजस्थान बाल आयोग ने इसकी पूरी ट्रैकिंग को सुनिश्चित किया, ताकि ये बच्चे जो अभी वापस जा रहे हैं, इनको जाने से पहले ही जहाँ बस स्टेशन हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर इनको रोककर इनका बेहतर पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। और जो मेट हैं, जो इस तरीके के लोग हैं जो इन बच्चों को बाल श्रम के लिए वहाँ ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चलिए, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, लेकिन एसपी सिंह जी, इसके पीछे की असल वजह आपको क्या दिखाई देती है? क्योंकि कोरोना काल में जो आंकड़े हैं या फिर जो डेटा हमारे पास है, जो फिगर्स हैं, उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि कोरोना काल में ही जो संख्या है वो ज़्यादा बड़ी है बाल श्रमिकों की भी। वो हम राजस्थान की बात करें या फिर देश भर की बात करें, क्या वजह आपको लगती है? सबसे पहले तो मैं इस मार्मिक मुद्दे के लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। ऐश्वर्य प्रधान की जो रिपोर्ट इसमें आज देखी है, वास्तविकता से परे नहीं है, ये हकीकत है। जब 1986 में जब एक्ट बन गया चाइल्ड लेबर एक्ट का, फिर उसका संशोधन भी हो गया 16 में, उसके बावजूद भी एक्ट में ही, कागज़ों में ही ये लगभग अभी तक पड़ा है। बाकी की जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए इन बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो उनकी शिक्षा से जोड़ना है। जो शिक्षा के लिए इनके डिपार्टमेंट वाइज श्रम और रोजगार मंत्रालय के विभिन्न जगह स्कूल स्थापित की थी, वो बंद कर दी गई है। और जहाँ भी मजदूर काम कर रहे हैं, इनके माता पिता चाहे ईंट भट्टे हो, जहाँ भी काम कर रहे हैं, वहीं उस लेवल पे स्कूलें स्थापित की थी, वो सरकारों ने बंद कर दी। क्यों कर दी गई है? इनके बजट की कमी है या नहीं है, ये सरकारें बताएं। लेकिन जिस तरीके से अभी कोरोना काल में, हालांकि आर्थिक दृष्टि से सभी जगह है ये ऐसा हो रहा है, लेकिन बच्चों पे ये ऐसा जो हो रहा है वो सीधा सीधा आर्थिक कमजोरी और सीधे अशिक्षा मानता हूँ मैं इसको। और इसके लिए डिपार्टमेंट्स को विशेष तौर से और आयोग को तो इसमें मॉनिटरिंग ढंग से करनी चाहिए। जैसे अभी गुजरात और राजस्थान की सीमा पे 138 बच्चे फिर विभिन्न बसों में भी रेस्क्यू किए गए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, जितना काम करना चाहिए उतना राज्य सरकार करना चाहिए था, उतना काम नहीं हो रहा। और यही वजह भी है कि जो आंकड़ों में लगातार हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। विजय गोयल जी, आपको क्या लगता है ऐसा? क्योंकि आप तो लगातार बाल श्रमिक जो हैं या फिर उस पर स्टडी भी करते हैं, लगातार ऐसी खबरों से रूबरू भी होते हैं, आपको इसके पीछे की असल वजह क्या दिखाई देती है? कोई पॉलिटिकल विल नहीं है या फिर कोई बेहतर कदम नहीं उठाए जा रहे जिसकी वजह से लगातार संख्या बढ़ रही है? देखिए गीता, ये समझना होगा हमें कि ये बिल्कुल सही है कि इस कोरोना काल में बच्चों की संख्या जो बाल श्रम में जुड़े हैं वो बड़ी है। इससे पहले की स्थिति को भी हमें इसके साथ जोड़ करके देखना होगा। जब हम कह रहे हैं पुनर्वास की, 2011 का जो डेटा है अभी, क्योंकि 2016 में चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन बदल करके उसको 18 कर दिया गया, जो 2000 में ही जेजे एक्ट में कर दिया गया था। अभी भी हम 214 को लेकर के देख रहे हैं। जो आप ही जो आंकड़े दिखा रहे हैं, ये आंकड़े 15 लाख नहीं है, ये आंकड़े 27 लाख हैं। यदि 18 तक को इसको जोड़ते हैं कि दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत हमारे सरकार की मंशा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और वो मंशा ये है कि 2009 में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट में कहता है कि हर बच्चा स्कूल से जुड़ेगा। 2009 से 2020 11 साल हो गए। आज भी हम 2011 इस 11 साल में स्कूल सिस्टम को मजबूत नहीं कर पाए। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का जो लाभ बच्चों को मिलना चाहिए था, वो बच्चों को लाभ अभी तक नहीं मिल रहा।
बच्चों का जो रिहेबिलिटेशन जो इस पूरे प्रोसेस में होना था, जिन बच्चों को मुक्त कराया गया है, जिन बच्चों को, उन बच्चों का जो रिहेबिलिटेशन वाला जो काम होना चाहिए था, वो काम आज तक नहीं हुआ और ना उसके ऊपर कोई बात करना चाहता। सारे के सब लोग बात करना चाह रहे हैं बच्चे को रेस्क्यू कराने का। बाल श्रम में बच्चा क्यों आ रहा है, इस कोरोना काल में बाल श्रम में बच्चा आए क्यों आया, इसके ऊपर भी हमें विचार यदि हम करते हैं तो समझ में आता है कि सरकार जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हमने इतने सारा पैसे दे दिया, हमने इसको अनाज बांट दिया, हमने उसको, अरे भाई बच्चे के साथ अनाज और उसके अलावा उसने आपको दिया क्या? जो बच्चा स्कूल जा रहा था, जो बच्चा 6 से 7 घंटे 8 घंटे स्कूल में बिता रहा था, आपने उस बच्चे के बारे में सोचा कि बच्चा घर में रह के करेगा क्या? इसको घर में रह करके इसको क्या कर, आपने कहते कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कितने % बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं? कितने बच्चे इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं? कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन है? आपको ये प्लानिंग आपने नहीं सोची, ये प्लानिंग नहीं करी जब आपने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन के बाद आपके पास नए टाइम स्कूल खोलने का कि हम बच्चों के साथ ऑफलाइन किस तरीके से काम करें, इसके ऊपर हमने कोई बातचीत ही नहीं करी। लेकिन आप विजय कह रहे हैं कि साहब हमने बच्चों को मुक्त हमेशा कराया। जो चर्चा होती है या फिर हम लोग भी जब चर्चा करते हैं, 1 मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ जल्दी तो आप कह रहे हैं कि साहब हमने बच्चों को मुक्त करा, अरे बच्चों को मुक्त कराना ही सब कुछ था क्या? हाँ। उसके पुनर्वास के ऊपर हमने कोई बात करनी है कि जो बच्चों को, लेकिन इसी पर मेरा काउंटर है कि आपसे ही आपने जो बात रखी उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा ये है कि लगातार जब भी चर्चा होती है तो ताज़ा हालातों को लेकर ही चर्चा होती है। अभी हम और आप चर्चा करें सिर्फ इस बात को लेकर कि कोरोना काल में जो बाल श्रमिक है उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकालने पर कोई कभी चर्चा नहीं करता या फिर रोकथाम को लेकर चर्चा नहीं करता, और यही भी वजह है कि हीला हवाली होती है हर स्तर पर, तभी तो संख्या भी बढ़ रही है सर। उस पर भी, रोकथाम पर भी तो चर्चा करनी होगी ना कठोर तरीके से। देखिए फिर वही बात आ जाती है कि आप जो कह रहे हैं ना, हाँ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम सरकार के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, हम सब लोगों के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन हम क्या समाज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं क्या? हाँ। हम उन लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं क्या जो इस सारी चीज़ों के लिए उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं? वो जो लोग, ठीक है सर, इसी पर मैं आपसे जवाब लूंगी आगे भी। लेकिन शैलेंद्र जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि लंबे वक्त से लगातार हम भी देख रहे हैं चर्चा उन्हीं बातों को लेकर होती है जो बातें उजागर होती हैं या फिर ताज़ा हालातों को लेकर ही लगातार हम चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा उस बात को लेकर करनी होगी, चर्चा वहाँ पर करनी होगी जहाँ पर परमानेंट कोई सॉल्यूशन निकले या फिर रोकथाम के लिए कोई कड़े कदम उठाने होंगे हमेशा के लिए। सिर्फ 2-4 दिन के लिए उस चीज़ पर चर्चा करें फिर आगे बढ़ जाएं, ऐसे तो फिर किसी भी चीज़ का हल नहीं निकलेगा ना सर। देखिए, मैं यहाँ पर आप सभी के माध्यम से जो वक्ता बोल रहे थे उन्हें भी शायद जानकारी में होगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग हमेशा आरोप प्रत्यारोप में ही रहते हैं। आप देखिए इस बात को, जुलाई 2019 में जब से बाल आयोग का गठन हुआ तब से लेकर अभी तक इस आंकड़े में बहुत बड़े रूप से इसमें कमी आई है। आप देखिए जो तीसरे स्थान की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये वर्ष 2001 का फिगर है। वर्ष 2000 आप भी जो लेटेस्ट आपका जो सेंसेक्स है 2011-10 का आपके पास, उसमें आप देखेंगे राजस्थान तीसरे से 6ठे स्थान पर चला गया है। चलन जी, इसका कोई डेटा आपके पास है क्या, कोई फिगर आपके पास है क्या कि कोरोना काल में कितना इजाफा हुआ है बाल श्रमिकों में? सर शैलन जी, मैं चाहूंगी अगर आपके पास कोई डेटा है, कोई फिगर है कि कोरोना काल में कितना इजाफा हुआ बाल श्रमिकों में, तो सर जरा वो भी सामने आप रखें अगर आपके पास है। बिल्कुल है, हम इसको लेके बिल्कुल इसको लेकर देखिए कि स्पेसिफिक किसी एक एजेंसी ने कोई स्टडी या रिसर्च नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने मानव तस्करी विरोधी यूनिट से डेटाबेस को लिया है, लेबर डिपार्टमेंट से डेटा उसको लिया है, और कुछ एनजीओ ने भी रिसर्च किया था, चाहे सदर्न राजस्थान को लेकर हो, पश्चिमी राजस्थान को लेकर हो। इन सब डेटा को राजस्थान बाल आयोग ने जब देखा तो ये पाया निश्चित रूप से बच्चों की संख्या बढ़ी है। लेकिन क्यों बढ़ी है इसको भी हमें समझना होगा। इसके बढ़ने के पीछे का कारण ये था कि ये सारे बच्चे जब लॉकडाउन हुआ सारे श्रमिक अपने घरों को लौटे थे, तो बट ऑब्वियस है कि जो मेट्रो सिटीज में हमारे गांव का ढाणी का एक बच्चा जो काम कर रहा था वो भी अपने घर पे रोजगार नहीं था, तो वो बच्चा अपने घर को लौटा था। जब अनलॉक हुआ, जब वाहन की अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध होने लगी, तब जब सभी बड़े श्रमिक लौटे तो उनके साथ ही बच्चे भी लौटने लगे, तो एकदम से गाड़ियों में संख्या नजर आने लगी। लेकिन उसको भी ऐसा नहीं था सिर्फ हमने देख के नजरअंदाज किया हो। बाल आयोग ने, हम बार बार ये नारा दे रहे हैं, बाल आयोग सतर्क है, राजस्थान सतर्क है। हम लोगों ने डे 1 से, जब से ये गाड़ियां शुरू हुई हैं तब से आप देखिए रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड लाइन के साथ पूरी राजस्थान सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की टीम तैनात की। हम लोगों ने मानव तस्करी विरोधी यूनिट के साथ मिलकर जो चेक पोस्ट है, जैसे भी अगर आप सदर्न राजस्थान की बात
बात करें तो जो गुजरात बॉर्डर, जो हमारे साथी अभी एसपी सिंह जी बता रहे थे, निश्चित रूप से जो बॉर्डर एरिया चाहे गुजरात हो चाहे मध्य प्रदेश हो, उन सभी बॉर्डर्स पर चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस डेली ट्रैक कर रही है। मैं चाइल्ड लेबर का इंचार्ज भी हूं राजस्थान का, तो मेरे पास डेली AHTU से मैसेजेस आ रहे हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आ रहे हैं कि सर आज हमने टोटल 10 बसों को चेक किया, इसमें कोई बाल श्रमिक नहीं मिला, आज 3 बाल श्रमिक मिले, तो इसमें जो मैं उनको लेके जा रहा था उनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, आपके बंधक श्रमिक में हमने ये चालान पेश किए, ये बुक किए। तो निश्चित रूप से हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें आयोग भी के साथ साथ में विभिन्न विभाग लगे हुए हैं। लेकिन मैं NGO साथी से जो विजय जी बोल रहे हैं, लेकिन शरण जी, आपने कहा कि हर मुकम्मल कदम उठाए जा रहे हैं बाल संरक्षण आयोग की तरफ से भी, राजस्थान सतर्क है आपने कहा, लेकिन इतनी सतर्कता के बावजूद भी, इतनी एक्टिवनेस के बावजूद भी आखिर कहां पर वो कमी रह जाती है, या फिर जागरूकता उस तरीके से क्यों नहीं लोगों के बीच में पहुंच पाती है? समाज की भी हम बात करें, सरकार अपने स्तर पर काम कर रहा है, बाल संरक्षण आयोग काम कर रहा है, लेकिन आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, वो चाहे अभिभावक हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हो। एसपी सिंह जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक सरकार की जिम्मेदारी है या फिर सभी को साथ मिलकर काम करना होगा, तभी कुछ ठोस कदम या फिर कुछ हम लोग इस पर कर सकते हैं आगे? आपको भी ऐसा लगता है? नहीं दीपा जी, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि बात सरकारों की नहीं है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या अदर हो, उससे कोई मतलब नहीं। बच्चा सफ़र कर रहा है, बच्चा किसी सरकार का नहीं है, बच्चा वोटर नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। जबकि ये समाज की, विजय जी ने जैसे बताया, समाज की भी जिम्मेदारी होती है, हम सब की भी जिम्मेदारी होती है। जैसे मीडिया अपनी जिम्मेदारी बखूबी रूप से निभा रहा है, ऐसे मामलों में जब विषय लेके आते हैं तो कहीं न कहीं इन मामलों में सक्रियता बढ़ती है इस डिपार्टमेंट्स के। अभी मैं मेरे छोटे भाई शैलेंद्र की ही जवाब देना चाह रहा हूँ, 6ठे नंबर पे राजस्थान कहाँ से आया, ये आंकड़े कहाँ से उपलब्ध हैं, ये इनसे हम सब लोग अनभिज्ञ हैं। फिर भी अगर आपके पास ऐसे आंकड़े हैं तो हम इनको 6 नंबर पे मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, राजस्थान 1 2 3 1 2 3 1 2 3 में रहता है। हो सकता है, मैं तो ये मानता हूँ, हो सकता है 1 नंबर पे भी आ जाए। हाँ। लेकिन 1 नंबर में यूपी, बिहार और राजस्थान में टक्कर रहती है 1 2 3 की। हाँ। तो इससे आगे होना तो बहुत बड़ी बात है। अब बाकी की जैसे आंकड़ों की बात आई साहब, बात आपने काम भी किया है, काम कर भी रहे हो, सब कर रहे हैं। विजय जी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। 15 साल से जब मैं इस बाल आयोग के साथ साथ बाल कल्याण समिति में भी काम कर चुका। लेकिन क्या एसपी सिंह जी, आपको भी ये लगता है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये है, या फिर बहुत बड़े लेवल का एक तबका ही उसे कहेंगे, वर्ग है, जो बाल श्रम को सही मान रहा है या फिर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसको स्वीकार नहीं कर रहा है? इसी वजह से ये सब हो रहा है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अब आंकड़ों की बात आए तो मैं बाल कल्याण समिति में रहते हुए सीकर के कलेक्टर साहब हमारे थे, तो उनके यहाँ चाय पकड़ाने वाले, चाय देने वाले और उसी के आसपास जितने भी ढाबे हैं सब जगह बाल श्रमिक थे। जबकि लेबर डिपार्टमेंट ने कहा कि उससे पहले मैंने मांग लिए थे आंकड़ों में 0 दिखा रहे हैं, तो 0 हैं तो ये बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं? तो आपके आंकड़ों में तो आप विभिन्न जिलों से लोगे तो वहीं यही आएंगे, वो नए दिखाने की कोशिश करेंगे। उनके सामने आपको काम करना पड़ेगा, हमें भी साथ ले, समाज को भी ले, और ये वास्तविकता जो है इन बच्चों के लिए आसान लगती है ऐसा, लेकिन ग्राउंड पर वो कब होगा, कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कैसे काम किया जाएगा, ये बहुत जरूरी सवाल है जो इस पूरे टॉपिक को लेकर खड़े होते हैं। विजय जी, आपको भी लगता है कि इसी मसले पर, बाल श्रम के मसले पर, बाल श्रमिकों के मसले पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी? किसी को भी, वो चाहे बड़ा तबका हो, कोई भी तबका हो, सभी को साथ मिलकर 0 टॉलरेंस की नीति, क्योंकि हम लोग तो कहते हैं ना कि हर विषय पर या फिर अलग अलग जगहों पर 0 टॉलरेंस की नीति हो, इसे अपनाया जाए, लेकिन यहाँ पर भी तो उसकी ज़रूरत है, तभी पॉसिबल कोई ठोस कदम निकलेगा। गीता, हाँ, परसों जेके लोन हॉस्पिटल में 9 बच्चे मरे, पूरा का पूरा प्रशासन, नेता, अभिनेता सारे के सारे बोलने लग गए। तो हम बोलते कब हैं? जब कोई घटना हो जाती है। बाल श्रम को लेकर के 3 बच्चों की मौत हुई, आपको शायद याद होगा, जयपुर में। उससे पहले तक हम लगातार इन सारे मुद्दों को हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे उठाते रहे हैं कि ये बच्चे ट्रैफिकिंग करके लाए जा रहे हैं। इनको रोकने के प्रयास सोर्स स्तर पे भी हो गए, गंतव्य दोनों जगहों पे इसके रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हम लोगों ने इसके ऊपर पिटीशन भी लगा रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है, सब ने कह रखा है। आखिर वो कारण क्या है कि ये चीज़ें नहीं रुक पा रही? तो कारण सबसे बड़ा यदि देखें तो 2 कारण हैं निकल के आते हैं, और वो 2 कारण हैं कि पहला, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हर बच्चा यदि वोटर बन जाता है, हर बच्चा यदि वोटर बन जाएगा तो शायद सरकार को अपने वोट की चिंता होगी। तो जब वोट की चिंता होगी तो फिर वो
बिल्कुल विजय जी, उसके ऊपर वक्त की काम कमी करें। ऐसे मैं चाहूंगी कि आप जरा ये बताएं जल्दी से, इसके लिए कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या? आपकी तरफ से कोई राय हो या फिर क्या कदम उठाएं, हम लोग हों, आम लोग हों या फिर सरकारें हों, क्या करने की आवश्यकता है जल्दी से? सर विजय जी, विजय जी आपसे ये सवाल था। हाँ नहीं, कदम वही था। देखिए, मैं वही बार बार हम कह रहे हैं कि जब इसकी कदम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन को लेके आना चाहिए था, उसको उसकी मंशा के अनुरूप लगाइए ना। हर शिक्षक की जिम्मेदारी रहेगी कि 14 या बिलो 14 ईयर कोई भी बच्चा बाहर नहीं रहेगा। तो ये बिलो 14 ईयर का बच्चा जब बाहर नहीं रहेगा तो वो स्कूल में होगा। ठीक है, एसपी सिंह जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रिएक्शन आखिरी ये कि इस को लेकर क्या कदम हम उठा सकते हैं या फिर क्या करने की जरूरत है जिससे ब्रेक लगे या फिर रोक लगे? कदम मैडम इतना ही है, जो इनके कागजों में जो कमेटियां बनी हुई हैं गवर्नमेंट की, उनको सक्रिय कर दें। हर जगह है, ग्राम पंचायत से लेकर जिले तक बनी हुई हैं, उनको सक्रिय कर दें और डिपार्टमेंट्स अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा दें इन बच्चों के प्रति और अपना बच्चा समझ ठीक के है, चाइल्ड शैलेंद्र लेबर जी को देखें। आखिरी कमेंट सर, क्या करने की आवश्यकता है? आपको क्या लगता है कि कहां पर कमी रह जाती है, कहां पर उस कमी को भरने की आवश्यकता है? शैलेंद्र जी। देखिए, आज मॉर्निंग में हमारी आयोग के अध्यक्ष महोदया के अध्यक्षता में एक बैठक हम लोगों ने श्रम विभाग के शासन सचिव नीरज की, पवन साहब और सभी लोगों के साथ में किया। और मैं एक बात जो मैंने आज मॉर्निंग की बैठक में भी रखी, वही बात दोहराना चाहूंगा कि बाल श्रम को यदि जड़ से खत्म करना है तो दो पार्ट पर हमें फोकस होकर काम करना होगा, डिमांड पार्ट और सप्लाई पार्ट। जब तक डिमांड और सप्लाई दोनों पार्ट पर फोकस्ड होके हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं जिसमें सहयोगी बन सकती है, एक आम जन सहयोगी बन सकता है, वो नहीं होगा तब तक इसको समाधान संभव नहीं है। अब डिमांड पार्ट सप्लाई पार्ट से मेरा मतलब ये है कि जहां से जो डिमांड, मतलब जो नियोक्ता जिस शहर से जिस कस्बे से डिमांड कर रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि जो हमारे वहां से जो उनकी आपके खिलाफ जो शिकायत होनी चाहिए वो समय रहते नहीं होती। हम लोग बच्चों को रेस्क्यू भी करवा लेते हैं, स्वयंसेवी संस्था कई बार शिकायत करती है सर बच्चे जा रहे हैं, बच्चे, हम तुरंत मौके पर पहुंच के हमारी पुलिस विभाग की टीम बिल्कुल उन हर बच्चों का स्तर रेस्क्यू भी पर करवाती जागने है। की आवश्यकता है क्योंकि देश का भविष्य बच्चे ही निर्धारित करते हैं और ऐसे में बच्चे बचपन किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे ये हम आपको, आम लोगों को, सरकारों को भी सोचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।